वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है और डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी हमने फिनिश कर लिया है। अब जो है वो ये सोचा जा रहा है कि ऐसे टॉपिक्स को उठाया जाए जो थोड़ा रैपिडली फिनिश हो, मीन्स नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हम लोगों का इंक्रीज हो जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैट्रिक्स पहले पढ़ लिया जाए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक बढ़िया है और कंपैरेटिवली अदर चैप्टर्स के जल्दी फिनिश भी होता है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स का जो ओरिजिन है, पहले थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। मैट्रिक्स क्यों इन्वेंट किया गया और कहाँ से इसके इन्वेंशन की प्रोसेस शुरू हुई, किनका योगदान रहा और इसको क्यों पढ़ा जाए, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पर आएंगे। तो जैसा कि मैट्रिक्स में पहले लिख दूँ, मैट्रिक्स की स्पेलिंग क्या होती है। मैट्रिक्स, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली जो कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन है वो नियरली 18th सेंचुरी में इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई नियरली इन 18th सेंचुरी। ठीक, इसका पहले प्रयोग आपने लाप्लास का नाम सुना होगा, पियरे साइमन लाप्लास। पियरे, अभी हम लोग इसकी डिफिनीशन वगैरह देखेंगे, टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट पहले थोड़ा इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस समझ लिया जाए। तो पियरे साइमन लाप्लास थे, 18th सेंचुरी के ये फिजिसिस्ट थे। इन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को समझने में मैट्रिक्स का यूज़ किया। आल्दो उस समय इतना डेवलप्ड पार्ट नहीं था ये मैथमेटिक्स का, अपने एकदम नुआंसेस पे था, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे था, बट इसका यूज़ लाप्लास ने ग्रहों की गति को समझने में किया। प्लैनेट्स के मोशन को, वो सर्कुलर हैं, इलिप्टिकल हैं, इन सारी बातों में मैट्रिक्स का यूज़ किया और उसको समझने में इन्होंने मैट्रिक्स की मदद ली। इसके बाद जो मैट्रिक्स वर्ड है, ये मैट्रिक्स वर्ड अभी तक यूज़ नहीं हुआ था, इनके समय तक यूज़ नहीं हुआ था, बस उसका प्रयोग हो रहा था, बट उसको मैट्रिक्स नहीं कहा जाता था और कुछ कहा जाता था, वो नहीं है दिमाग में अभी, बट मैट्रिक्स वर्ड तब तक यूज़ नहीं हुआ था। तो जो ये मैट्रिक्स वर्ड है, सबसे पहले इसका यूज़ 1850 में किया गया, 1850 में, और एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जे सिल्वेस्टर, बहुत ही डोमिनेटिंग मैथमेटिशियन थे, बहुत ही इंटेलिजेंट। तो इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड क्वाइन किया, मैट्रिक्स। जे सिल्वेस्टर, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे 1850 में। और उसके बाद जो मैट्रिक्स की एक थ्योरी के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस थी, आल्दो यूज़ हो रहा था, बट एक प्रिसाइज थ्योरी, एक प्रिसाइज ब्रांच नहीं निकल के आया था। और जो इसके डीप नॉलेज की, डीप थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स थे, एक अलग ब्रांच के रूप में मैथमेटिक्स के, उसको डेवलप करने में जो मेजर रोल था वो आर्थर कैले, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने नियरली 1858 में मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने जब यूज़ किया प्लैनेट्स के मोशन में, तो कैसे यूज़ किया होगा। तो जो बेसिकली मैट्रिसेस होते हैं, इसका जो ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, उसे ट्रांसफॉर्मेशनल ज्योमेट्री से समझा जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल ज्योमेट्री, इसमें क्या होता है, इस ज्योमेट्री में हम लोग, मान लीजिए हमें कोई बॉडी दी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशन को समझने में, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में क्या चेंजेस आएंगी, कैसे ले जाया जाएगा, कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट किया जाए कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशन में, इसके रोटेशन में, इसके रिफ्लेक्शन में, इसके एक्सपेंशन में, इसके कंट्रैक्शन में, इन सारी बातों को समझने के लिए मैट्रिक्स का यूज स्टार्ट हुआ था। मेनली जो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो ट्रांसफॉर्मेशनल ज्योमेट्री है। तो इसका ओरिजिन हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री से हुआ। ठीक, तो इसका जो ओरिजिन हो गया वो ज्योमेट्री से हुआ। फिर धीरे धीरे ये और भी चीज़ों को समझने में मदद करने लगी। आपने पाउली का नाम सुना होगा,
या हाइजेनबर्ग का नाम सुना होगा, पाउली फिजिसिस्ट हुए। इन सभी लोगों ने मैट्रिक्स का यूज़ किया फिज़िक्स में, और मैट्रिक्स के यूज से चीज़ें ट्रेमेंडसली इजी हो गई, बहुत ज़्यादा इजी हो गई, क्योंकि इसे कंप्यूट करना, इसके साथ मैथमेटिक्स करना बहुत आसान था। ठीक, तो आई होप आपको ओरिजिन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे। ये क्या होता है, मैथमेटिकल एलिमेंट्स को, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को एक रखने की जगह होती है, जिसे रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में होता है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो इसका प्रिसाइज डिफिनीशन होगा, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, मान लीजिए उसमें 10 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, 30 एलिमेंट हैं, तो इन जनरल हम लोग mn एलिमेंट कहते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स। अब m और n कोई भी नेचुरल नंबर है, उसे हम लोग देखेंगे mn का मतलब क्या है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स which are arranged in row and columns, जिन्हें रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज किया गया है रेक्टेंगुलर एरे में, उसी रेक्टेंगुलर एरे को क्या कहा जाता है, उसी रेक्टेंगुलर एरे को मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए m और n कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए m को हम 2 ले लें, ठीक, और n को 3 ले लें, तो mn का मतलब क्या हुआ, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 6 एलिमेंट आएंगे। अब बात ये होती है कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि उसे रो और कॉलम में रखा जाएगा, तो अगर mn एलिमेंट हैं तो कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, ये सवाल उठता है। जैसे मान लीजिए 6 हैं, तो इन 6 एलिमेंट को कितने रो और कितने कॉलम में रखा जाएगा। तो इस बात के लिए जो पहले m आता है जो, वेयर m क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को बताता है, फिक्स कर लिया जाता है इस नोटेशन को, नंबर ऑफ रोज को बताता है कितने रो में रखे जाएंगे, और जो n होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। ठीक, तो जो m इंटू n एलिमेंट होंगे, उसमें जो पहला होगा डिजिट m होगा वो नंबर ऑफ रोज को बताएगा, और जो n होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताएगा। मीन्स अगर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं तो इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 रो में और 3 कॉलम में। मान लीजिए ऐसे रख दें, A21 A22 A23, तो इन ऑल 6 एलिमेंट्स हो गए, और 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। जो पहला डिजिट होगा वो नंबर ऑफ रो को बताता है, और जो दूसरा डिजिट होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। तो इस मैट्रिक्स में क्या हो गए, 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। ऐसे ही इन जनरल अगर हमें mn एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, mn एलिमेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स A, उसको नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से, और इसमें mn एलिमेंट हैं तो इसे m इंटू n लिखा जाता है, या फिर A m क्रॉस n करके रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें कैसे इसे लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो आएगा, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम आएगा। तो जब हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने होंगे तो पहला डिजिट 1 फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पहला रो है। पहले रो में हर एक एलिमेंट के जो पहला डिजिट होगा, सफिक्स में पहला डिजिट होगा, वो 1 ही फिक्स हो जाएगा। और कॉलम्स चेंज हो रहे हैं तो दूसरा डिजिट चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड इन जनरल फर्स्ट रो nth कॉलम। ठीक, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब मान लीजिए सेकेंड रो के एलिमेंट हमें लिखना है, तो सेकेंड रो आ गया तो ये 2 हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, सेकेंड रो nth कॉलम। अब ऐसे ही हमें इसको जनरलाइज करना है, कितने रो बनाने हैं, m रोज बनाने हैं, तो यहाँ लास्ट में m रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम एंड इन जनरल mth रो nth कॉलम। तो ये एक जनरल नोटेशन होता है किसी भी m बाई m इंटू n या m क्रॉस n का मैट्रिक्स का। ठीक, अब ये जो m क्रॉस n या m इंटू n है, इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। इसे m इंटू n पढ़ते हैं, इसे m क्रॉस m नहीं पढ़ते हैं, m बाई n पढ़ा जाता है। m बाई n मीन्स m रो और n कॉलम की मैट्रिक्स ये हमारी है। ठीक, तो ये क्या होता है मैट्रिक्स, इसको हमने देख लिया, और उसको कैसे डिनोट करते हैं ये बात हम लोगों ने कर ली। अब देखते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैट्रिक्स कितने टाइप का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, थोड़ा सा इसमें नोटेशन में और हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है हमारी A11 A12, ठीक, इन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें मान लीजिए हमें इन जनरल कोई भी पॉइंट पूछता है, कहता है कि दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट बताओ ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, A23। ऐसे ही इन जनरल जो AIJ होगा वो क्या डिनोट करेगा, वो क्या डिनोट करेगा, एलिमेंट इन ith रो, एलिमेंट इन ith रो के एलिमेंट का, और वो भी कौन सा, जो jth कॉलम में है, एलिमेंट इन ith रो ऑफ jth कॉलम, एलिमेंट इन ith रो ऑफ jth कॉलम। मीन्स पहले हम i रो पर जाएंगे, फिर उसमें जो jth कॉलम होगा उस पर जाएंगे, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या होगा, ijth एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। ठीक, इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट जो पहला होता है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल हम कब कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल कब कहते हैं, जब उसकी हाइट कम हो और विड्थ ज़्यादा हो। ठीक, जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा है, ये पोर्शन कम है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो मीन्स नंबर ऑफ रोज कम हो बट नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो, हाइट कम हो विड्थ ज़्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही डिफिनीशन हम लोग बना लेंगे। इफ़ इन अ मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए, द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स से कम हो रोज के नंबर्स, तो क्या कहलाएंगे, ऐसे मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएंगे। देन that matrix is called horizontal matrix, ठीक, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसी का हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज 2 हैं बट नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, ये हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के
इनसाइड आएगा, के अंतर्गत आएगा। अब इसी का अपोजिट कर देंगे, इसी का अपोजिट कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, मीन्स ऐसा हो, मीन्स नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स से ज़्यादा हो। ठीक, तो अगला टाइप हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। सेकंड वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मीन्स आप देख के बता पाएंगे आराम से, बस आपको एक डिफिनीशन लिखा दी जा रही है ताकि भूले भटके आप उसे रिकॉल कर लें। बाकी मैट्रिक्स को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। इफ़ क्या हो, नंबर ऑफ रोज जो हो, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, ज़्यादा हो नंबर ऑफ रोज, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा बना दे हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो ये वर्टिकल दिख रहा है, खड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो नंबर ऑफ रोज इसमें ज़्यादा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अब अगर क्या हो कि नंबर ऑफ रोज इसमें कम थे, इसमें ज़्यादा थे, अब ऐसा भी केस हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कब होगा, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाएंगे, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ऐसे ले सकते हैं 4 5 6 7 8 9। मैटर ये नहीं करता इसके अंदर क्या है, बस मैटर ये है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो हमने 3 टाइप के मैट्रिक्स देख ली, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसे हम सिंपली रो मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी टाइप से एक होती है जिसे हम सिंपली कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसे भी देख लेते हैं क्या होता है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप हो जाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। तो जैसे इसमें नाम में आ गया रो, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी, यही इसकी पहचान होगी। इस मैट्रिक्स में क्या होगी, सिर्फ सिंगल रो होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो क्या है, इसमें 4 कॉलम्स हैं बट रो कितने हैं, एक ही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, या इसे रो वेक्टर भी कहा जाता है। रो मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रो वेक्टर भी कहते हैं। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगा। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होगा, बाकी रोज कितने भी हो सकते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम एक ही हो, ठीक, और उसमें रो चाहे कितने भी हो सकते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे इसको ले लें अगर हम 1 2 3, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसे भी हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, ठीक। अब एक टाइप का और आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मीन्स उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो। तो पहले अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कुछ ऐसा है ABC DEF एंड GHI, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने का भी ले सकते हैं बस समझने के लिए।
तो ये जो होता है ये डायगोनल होता है और ये भी डायगोनल होता है, दोनों ही डायगोनल है। बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर राइट हैंड साइड पे एंड होता है, इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दें तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट हो वो एलिमेंट अगर सारे ज़ीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। मीन्स अगर हम लोग डिफिनीशन लिखें, इफ़ या आई स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix, is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements, if it's all non-diagonal, और नॉन डायगोनल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल की बात हो रही है, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। इफ़ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ठीक, अगर इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ले, मान लीजिए 1 2 3 ले लिया, बाकी सबको क्या होना होगा, ज़ीरो होना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान रहे यह डेफिनेशन ये कहती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायगोनल में एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत ही आएगा। बात सिर्फ कंडीशन ये है कि इसकी बात छोड़ दें तो इधर और इधर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जबकि डायगोनल में ज़ीरो आ सकता है। बात ठीक, इसको प्रिसाइसली आप लोग समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ज़ीरो अगर रहता है डायगोनल में तो कह देते हैं कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि इसको छोड़ दें, इसमें ज़ीरो है कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा और कहीं भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और इसी से रिलेट करके हम एक स्केलर मैट्रिक्स होता है उसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगला टाइप जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स 7वां 8वां टाइप जो भी हो आप देखते चलिएगा उसे। स्केलर मैट्रिक्स ठीक, ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल ही मैट्रिक्स का स्पेशल कंडीशन होता है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हों, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट हों, अगर वो सारे एलिमेंट बराबर हो जाएं, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर हो जाएं और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। मीन्स इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if it is a diagonal matrix, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हों, इफ़ इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल इट्स डायगोनल इसके सारे डायगोनल एंट्रीज क्या हों, बराबर हों, इक्वल हों, एंड ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें 1 1 1, बाकी सबको 0 0 कर दें, या सबको 2 2 ले लें, या सबको 3 3 ले लें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो बराबर हों और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक, फिर इसी का एक पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ये भी डायगोनल, इसके भी सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होते हैं। बस ये जो स्केलर इक्वल होते हैं इसमें ये कंडीशन आ जाती है कि सारे 1 के इक्वल हों। मीन्स आई स्केलर मैट्रिक्स या आई स्क्वायर मैट्रिक्स होज ऑल
डायगोनल एंट्रीज, और जब डायगोनल की बात होगी तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब क्या हों, 0 हों, आर 0। ठीक, फॉर एग्जांपल स्क्वायर लेना है, जैसे हम ले लें 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल एंट्री क्या हो गई, 1 1 हो गई, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो गई, तो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। 3 क्रॉस 3 की बनानी है तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैट्रिक्स दे सकता है और आइडेंटिफाई करने के लिए इनका नाम पूछ सकता है, तो आप सबके डिफिनीशन को ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आप समझ लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आएगा तो आप डेफिनेशन अपने आप बना के लिख पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब कुछ और भी टाइप के हैं मैट्रिसेस, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक होता है, अगला टाइप होगा जो भी होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही इसके डिफिनीशन की पता चलता है, पहले समझ लेते हैं कि क्या है, फिर इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये भी स्क्वायर टाइप का ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इसका टाइप आता है अपर ट्रायंगुलर का। तो इसमें क्या है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा है, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट, इसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों और ऊपर नॉन 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, तो इसका प्रिसाइज हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम 3 क्रॉस 3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएं, मान लीजिए ले लें हम 1 2 3, इधर 0 0 0, इधर कुछ भी ले लेते हैं 4 5 6 ले लिया। ठीक, तो इसकी हमें डिफिनीशन लिखनी है कि ऐसा डिफिनीशन बनाना है कि जिससे पता चल जाए कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हैं। तो आप बताइए ये इसकी कौन सी पोजीशन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो आप देखिए अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे ही हम डिफिनीशन बना सकते हैं, इफ इन अ मैट्रिक्स ए आई जे 0 हो जब आई क्या हो, जे से बड़ा हो। नंबर ऑफ रो क्या है, जो एंट्रीज हम चेक कर रहे हैं उनमें रो की संख्या ज़्यादा है, आई इज़ ग्रेटर देन जे, और वो 0 हो रहे हैं सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, और ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होंगे। और इसी का रिवर्स हो जाएगा अगर क्या हो, ए आई जे 0 हो जब आई क्या हो, लेस देन जे हो। तो ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक, ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। अगर इसी को हम ऐसे ले लें, मान लीजिए 1 2 3 ले लिया, 4 5 6 ले लिया और इधर को सबको 0 कर दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो ये वेरियस टाइप्स हैं मैट्रिसेस के, और भी टाइप्स हो सकते हैं लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। कोई और ख़ास स्पेशल टाइप का कोई है नहीं जिसका हमें ख़ास ज़रूरत पड़े। तो आप अभी के लिए इतना ही जानिए। इस वीडियो में हमने देखा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ मैट्रिक्स का, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसका कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज़ है। इसके बाद हमने प्रिसाइसली अपना मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया। वी हैव डिफाइंड द मैट्रिसेस, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, व्हाट वी मीन बाय मैट्रिक्स। और हमने वेरियस काइंड के वेरियस टाइप्स के मैट्रिक्स भी देख लिए। ठीक, अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग मैट्रिसेस को ऐड करना, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, ठीक, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर दिस, वी विल मीट इन नेक्स्ट।